हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है 31 मार्च। हम हिंदू न्यूज़पेपर के दिल्ली एडिशन को कवर कर रहे हैं। अब आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले ये बिम्स्टेक वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक की अभी मीटिंग हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होनी चाहिए और भी कुछ चीज़ें बोली थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन रीजन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं। वर्किंग हार्ड टू हेल्प श्रीलंका, दिस इज मोर ऑफ एन अपडेट कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। नाउ दिस इज अ टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस। ठीक है, ये जो सीवर डेथ्स, सफाई कर्मचारी, उनके वेलफेयर के बारे में, मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो ये इंपॉर्टेंट थीम है जो गवर्नेंस सेक्शन में आ सकता है। तो ये गवर्नेंस में आ सकता है, सोशल जस्टिस में आ सकता है। सो इन दैट वे नाउ इफ आई से दैट व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स है, कौन से रिहैबिलिटेशन करने के लिए, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए नेशनली गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी। सो दैट हैव बीन कवर्ड फॉर प्रीलिम्स। देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। आई जस्ट शेयर अ पर्सपेक्टिव अपार्ट फ्रॉम अपडेटिंग की न्यूज में क्या हुआ था। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसरो टू स्टेप अप ट्रैकिंग ऑफ स्पेस डेब्रिस। कैसे डेब्रिस को देखेगा? इसरो का एक प्रोग्राम है दैट इज नेत्र, राइट, नेत्र। अब डीआरडीओ का भी नेत्र है एक, तो डीआरडीओ, नेत्र और इसमें क्या फर्क होता है, नेत्र की वर्किंग, ओवरऑल एक आइडिया आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आई थिंक यू शुड एक्चुअली प्रिपेयर अ नोट, क्योंकि यूपीएससी की एक टेंडेंसी है कि स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम्स पे मेंस के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्किंग ऑफ द IRNSS, राइट, तो इस पे आ गया था। देन अभी जो रिसेंट एक कॉन्ट्रोवर्शियल बिल आया है अबाउट आइडेंटिटी ऑफ द प्रिजनर्स आइडेंटिटी बिल, तो उस पर एक एनालिसिस है, उससे उसके क्या कंटेंशियस इश्यूज है इन द एडिटोरियल सेक्शन। एंड लाइक वाइज वी हैव एन आर्टिकल एडिटोरियल अबाउट शिफ्टिंग सैंड्स, दैट इज शिफ्ट्स इन द अरब फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अरब इजराइल एंड ईरान, इसके पर्सपेक्टिव से ये है, तो इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट आर्टिकल ओवर हियर। दिस इज अबाउट इमरान खान, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर। So basically he was running the government under the like we have the NDA, National Democratic Alliance, UPA. So he had this group known as Tehreek-e-Insaf led coalition government. So his party, his group lost the confidence of the legislature. So there was a no confidence motion, a resolution that was introduced in the Pakistan Assembly, and he lost in that. So he was not able to prove his majority and he had to tender his resignation. And now Shehbaz Sharif will be the next Prime Minister of Pakistan. Right, so this announcement has been made. And he lost by a very narrow margin. So this is significant because he required about 172 votes in the assembly to prove majority. And the opposition got 175. Now, if a key aide of Imran Khan can go to this side, then it is quite possible, as we know in politics, these people can also come this side. So there is always a possibility. So it doesn't mean there is an end of an innings. Clear? तो ये एक चीज़ है। और इन पे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों आया था? बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ठीक नहीं है, करप्शन हो रहा है, बैंकरप्सी पे आ गए हैं, हमें पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं IMF से, चाइना से, रशिया से, ये सब बातें। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी moots फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फॉर बिम्स्टेक। And MEA says, Ministry of External Affairs says that India will be the security pillar of the grouping. This is very important. अब अगर हमें इसे और एनालिसिस करना है, हमें पहले पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक है क्या। तो बिम्स्टेक एक रीजनल अग्रीमेंट है दैट केम इन द ईयर 1997। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब मल्टी सेक्टोरल, अलग अलग डोमेन में कोऑपरेशन करेंगे। अच्छा, तो बे ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड कंट्रीज इसके मेंबर्स होंगी नेचुरली,
right? It is also about the Indian Ocean region, and there are also countries which are not directly associated with the Bay of Bengal, landlocked countries जैसे कि नेपाल और भूटान. अब एक तरह से कह सकते हैं कि इसके दो तरीके हैं इसको देखने के लिए कि ये इसके मेंबर्स क्यों हैं. वन इज कि बे ऑफ बंगाल से ट्रेड आता है, सो देयर फॉर्च्यून्स, उनके फॉर्च्यून्स आर लिंक्ड टू द बे ऑफ बंगाल. उनको शायद कैलकाटा से मिलेगा, कैलकाटा से प्रॉब्लम तो ढाका से आ जाएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा, सी से कनेक्टिविटी तो वहीं से ही आ रही है, राइट. सो दिस इज वन वे कि इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन द सी. अदर थिंग इज दैट बिम्स्टेक is seen as an alternative. एक नया नरेटिव आया है that BIMSTEC is an alternative to SAARC. अब आप अगर देखिए इसको ध्यान से, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को निकाल दीजिए यहाँ से, तो इसमें से ऑलमोस्ट सारी SAARC कंट्रीज हैं माइनस पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड आई थिंक मालदीव्स इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ दिस. सो दीज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस. अब प्रॉब्लम होती थी कि कुछ भी हमें करना है, पाकिस्तान बोलेगा हम नहीं करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड, बोल रहे हमें कनेक्टिविटी प्रोग्राम करना है, कहते हैं हम नहीं करने देंगे, सैटेलाइट लॉन्च करने हम नहीं करने देंगे, डिजास्टर सैटेलाइट, SAARC सैटेलाइट बाद में कर ली थी हमने, फिर कश्मीर का इशू ले आएंगे. सो दीज आर सर्टन इशूज जिसकी वजह से हम बिम्स्टेक को एज एन ऑल्टरनेटिव टू SAARC भी देखते हैं कि ऑलमोस्ट अधिकतर कंट्रीज है ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. So this is an important perspective. और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि do you think this is a viable approach, तो इस हिसाब से भी एक क्वेश्चन आ सकता है. वैसे देखा जाए इवन अफगानिस्तान इज नॉट रियली अ साउथ एशियन कंट्री, इज मोर ऑफ अ सेंट्रल एशियन, उसको गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी कहते हैं, राइट. सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड बिम्स्टेक के बारे में. अब नेक्स्ट थिंग वो कह रहा है कि MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेज इंडिया विल बी द सिक्योरिटी पिलर ऑफ द ग्रुपिंग. सिक्योरिटी पिलर, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये कोऑपरेशन, ऑब्वियसली हम यहाँ पे कोऑपरेशन करना चाहते हैं, हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहते हैं, और हम सस्टेनेबली करना चाहते हैं, जिसको हम ब्लू इकोनॉमी कह देते हैं. ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी तो होगा ही होगा, ओशन बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्लस प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, वो बात हो गई. तो उससे जो भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है ब्लू इकोनॉमी से एसोसिएटेड वो है. बट अदर डोमेन इज, एंड वी हैव अ कंसर्न दैट इज अबाउट सिक्योरिटी, दैट वी वांट टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी पिलर ऑफ द ग्रुपिंग, दैट इज वन ऑफ द की फाउंडेशंस, जहाँ पे ये इंडियन ओशन रीजन या बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी है. तो हम चाहते हैं टू बी द मेन, हम चाहते हैं यहाँ के दादा बने एक तरह से. ठीक है, हमारी प्रीडोमिनेंस रहे यहाँ पे. वी हैव ऑलवेज हैड द विजन ऑफ ब्लू वाटर नेवी, हमारा एक गोल रहा है यहाँ पे, एंड वी वांट टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. जहाँ पे कुछ भी होता है हम देख लेंगे उसको, पायरेसी हो रही है हम देख लेंगे इसको. ठीक है, कोई भी इंस्टेबिलिटी, हम चाहते हैं हमारी नेवी रहे यहाँ पे. कल को ऐसा ना हो कोई बाहर वाला आ जाए. कौन सा बाहर वाला? और वो आ रहा है बहुत आराम से, चाइना. और चाइना की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस, क्योंकि चाइनीज़ की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, चाहे वो पोर्ट्स ही क्यों ना हो, उसका कमर्शियल डायमेंशन तो डेफिनेटली रहता ही है, बट इट ऑल्सो हैज़ मिलिट्री अंडरपिनिंग्स. ठीक है, तो मिलिट्री अंडरपिनिंग्स होती है, और हमें लगता है कि इट विल हैम्पर आवर इंटरेस्ट. और चाइना बोले कि हम लोग एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डेवलप करना चाहते हैं, बेसिकली अ पॉलिसी ऑफ एनसर्कलिंग इंडिया. तो हमें कंसर्न है और हम चाहते हैं हम रहे सिक्योरिटी पिलर यहाँ के. और इसको अगर आप कंटेक्स्ट में देखिए तो 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो बहुत एक्रोनिम्स आते हैं उनकी वजह से, तो उन्होंने बोला सागर विजन इस रीजन के लिए, इंडियन ओशन के लिए, और इंडियन ओशन का पार्ट है बे ऑफ बंगाल. सागर विजन 2015. ठीक है, तो सागर क्या है अब? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. अब इसको इस कंटेक्स्ट के आप जोड़ सकते हैं कि हम सिक्योरिटी, इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ भी हो साथ में. तो बिम्स्टेक का भी गोल वही है एक तरह से. चलिए, तो ये चीज हो गई यहाँ पे. ठीक है, तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. अब प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो इसको भी देख लेते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाले पॉइंट को. सो वी वांट कि फ्री ट्रेड होना चाहिए. जब तक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं होगा, फ्री ट्रेड का क्या मतलब है? टैक्स रेजीम सिंपल हो,
टैरिफ्स कम हो, प्रेफरेबली हो ही ना, बिल्कुल ही ना हो यहाँ पे. देयर इज ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द रीजन. सो दैट इज द गोल. तो अगर आपको सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेशन करना है या किसी भी डोमेन में आपको काम करना है, बात शुरू होती है धंधे से. प्रॉफिट, पैसा, पैसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बाद बाकी चीजें मैटर करती है, राइट. सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज ऑब्वियसली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब इसको एक और एक चीज़ है यहाँ पे कि हम लोग, अगर हम ये हमारी इकॉनमीज इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, अगर हमारा FTA होता है तो ये हमें फ़ायदा है इससे. दूसरी चीज़ ये है कि हमें कोई भाव नहीं मिल रहा. हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करना चाहते थे, उसमें हमें फेवर नहीं मिला, सो वी वेंट आउट ऑफ इट. ठीक है, RCEP से. लाइकवाइज ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में भी हम पार्टिसिपेंट नहीं है. एशिया पैसिफिक FTA उसमें भी हम नहीं है. तो ऐसे ऐसे हम आइसोलेटेड हो रहे हैं. सो इफ वी कैन हैव एटलीस्ट दिस विल बी प्रेफरेबल. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा तो ये हमें अच्छा रहेगा. एंड एक और एक पॉइंट ऑफ व्यू है बिम्स्टेक के बारे में, दैट दिस इज एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड इंडो पैसिफिक. देखिए इंडो पैसिफिक आ गया यहाँ पे. ठीक है, सो इट इज अ ब्रिज ओवर हियर. अब इस समिट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई यहाँ पे, एक्चुअली दो चीज़ें हुई है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि बिम्स्टेक चार्टर आ गया. चार्टर क्या होता है? चार्टर होता है कि वो बोलता है कि देखो हमारा पर्पस क्या है, हमारा विजन क्या है, हम किस डेडलाइन में हम क्या क्या काम करेंगे. अगर डाउट हो रहा है तो सिटीजन चार्टर एक बार गूगल इमेजेस पे जाके सिटीजन चार्टर देख लो तो आप कर लोगे. तो इससे ये इंस्टीट्यूशन को एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी मिल गई. जैसे बाकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वैसे इसको एक पर्सनालिटी मिल गई. बाकी इट विल गिव इट अ सेंस ऑफ पर्पस एंड प्रिंसिपल्स कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है. एक बेसिकली पेपर है, पेपर पे लिख दिया कि हम ये करेंगे. ठीक है, ये हमारे गोल्स हैं. द अदर थिंग इज दैट हैपेंड वाज मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी. अरे अगर आपको FTA चाहिए है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट के बिना कैसे होगा. और जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ये हम ईस्ट को देख रहे हैं, ईस्ट पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो एक्ट ईस्ट. और अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है तो लाइक फॉर एग्जाम्पल वी ऑलरेडी हैव सम इनिशिएटिव्स लाइक ट्राइलैटरल हाईवे इनिशिएटिव, दैट इज इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड. तो ऐसे ही जाएगा ना. और इफ पोर्ट लेड यहाँ पे हो सकता है पोर्ट, या फिर यहाँ से पोर्ट जा सकता है. मिजोरम से नीचे गए, म्यांमार में आए, म्यांमार में इंडिया ने एक पोर्ट बनाया है सितवे. ठीक है, और यहाँ पे रिवर है कलादान प्रोजेक्ट. सो कलादान सितवे प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी है. तो इन्हीं चीज़ों को हम और ऑगमेंट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं. तो हम ऑलरेडी काम कर रहे थे उसको इस फ्रेमवर्क में डाल देंगे. और इससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट एट द हार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट को हम, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके भी 3 T's दे दिए थे, जैसे सागर हो गया. ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ का थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. चलो बहुत सारी चीज़ें हमने अब कवर कर ली है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे काम कराना चाहते हैं. बाकी एक चीज़ और बोली है, ही मेंशन्ड द नेसेसिटी, प्राइम मिनिस्टर, फॉर कोस्टल शिपिंग एंड कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम. ठीक है, तो कोस्टल शिपिंग कैसे होगी, एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी. मतलब समझ रहे हो, इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ग्रिड नहीं होगा, इंडिया एक्सपोर्ट और कर भी रहा है. इंडिया भूटान को कर रहा है, नेपाल को कर रहा है, या नेपाल से जो पानी निकलता है, पहाड़ी इलाका है, तो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और इंडिया में आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी. सो लाइकवाइज वी कैन हैव कनेक्टिविटी विद म्यांमार, थाईलैंड, इन रीजन में हो सकता है. मेरे को लगता है जो वो इस पे ज़्यादा फोकस है इनका, ये एरियाज पे. बट लेट्स सी व्हाट रियली क्या है उसके बारे में, उसको आगे फिर बाद में ही पता चलेगा जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती है. राइट, तो बिम्स्टेक हो गया, बिम्स्टेक पे एक एनालिसिस हो गया. अब जैसे पाकिस्तान हो रखा है बैंकरप्ट, मतलब ऑलमोस्ट, श्रीलंका का उससे भी बुरा हाल है.
इतना बुरा हाल है कि हॉस्पिटल में चीज़ें नहीं है सर्जरी करने के लिए, बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पेपर नहीं है, पेन नहीं है, वो इंपोर्ट होता है तो उसको इंपोर्ट को पैसे देने के लिए नहीं है, तो चीज़ें नहीं आ रही, तो काम नहीं हो रहा। सो श्रीलंका इज ऑन द वर्ज ऑफ, वर्ज नहीं, बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है। तो श्रीलंका, अगर आप सोचो इंपोर्ट कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, पैसे नहीं है, पैसे बिल्कुल नहीं है। देयर इज डेट दैट इज बोथ डोमेस्टिक, घरेलू डेट है, चीज़ों गवर्नमेंट ने बैंक से लिया, इधर उधर से लिया, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही थी जितना वो कमा पा रही थी, एंड फॉरेन डेट है, इंडिया से ले लिया, चाइना तो दे ही जा रहे हैं, ले ले लोन, ले ले लोन, 7% पे ले, 8% पे ले, जितना लोन लेना है ले, पर अच्छे इंटरेस्ट, अच्छे टर्म्स पे ले रहे हैं। और श्रीलंका, चाइना तो बड़ा पक्का है, अगर उसको नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे उसको, तो वो चीज़ लैंड लेना शुरू कर देगा, ठीक है। चाइना का बड़ा बड़ा सिंपल है, वो उसके जो डिप्लोमेसी को भी हम कहते हैं चाइनास डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कि दूसरे कंट्री को डेट में फंसा डालो कैसे भी करके, फिर उससे काम करवाओ। वो एक तरह का इंपीरियलिज्म भी हो गया चाइना का, ठीक है। तो ये है इशू। और अगर चाइना के दबाव में आ गया और चाइना ने बोला हम पोर्ट बनाएंगे, मिलिट्री चीज़ें बनाएंगे, तो इंडिया को तो खतरा होगा ही उससे। सो वी आर कंसर्न अबाउट दिस, ठीक है। तो दे आर इन डेट बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल फिजिकल प्रैक्टिसेस, ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे, ज़्यादा सब्सिडीज दे रहे थे जितना उससे वो टैक्स से कलेक्ट करे जा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रियल बेस बनाई नहीं तो इंपोर्ट करे जा रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था। अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है तो पैसे तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाली चीज़। यहाँ तो फिर भी पेपर प्रिंट, करेंसी प्रिंट कर लोगे, पर यहाँ पे करने के लिए तो डॉलर चाहिए चाहिए, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। सो दैट इज वाई श्रीलंका इज इन अ वेरी बैड स्टेट। नाउ इंडिया एज द मेजर पावर एंड रिस्पॉन्सिबल कंट्री सीज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं यार तुम हमारे दोस्त ही तो हो, क्लोजेस्ट नेबर हो आप हमारे, तो दिक्कत है ना, हम आपको हेल्प कर देंगे। क्या हेल्प करेंगे हम आपको? आपको हमने पैसे दिए, इंडिया ने जो पैसे दिया हम आपको डेफर कर देते, चलो लोन डेफरमेंट आपको कर देंगे, आप बाद में दे देना। आपको चीज़ें खरीदनी है ना, आपके पास डॉलर नहीं है, तो हम आपको डॉलर रुपी में श्रीलंकन करेंसी और इंडियन करेंसी रुपी में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, आरबीआई करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, ठीक है। तो डॉलर की ज़रूरत नहीं हुई, हमसे ले लो, हमारे पास इंडस्ट्री, हमसे ले लो, हम कर देंगे आपको। फिर हमने और क्रेडिट दिया, $500 मिलियन क्रेडिट, ठीक है। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर, वो बोल रहे हैं कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं कि श्रीलंका के जो मुद्दे हैं उसको सॉल्व करने के लिए प्रायोरिटी पे। और अगर आप यहाँ पे देखो, सो इट इज, इंडिया इज टेकिंग वेरी लिबरल स्टैंड्स ओवर हियर, काफ़ी लिबरल तरीके से इसको देख रहा है, ठीक है। इंडिया का बहुत सारा खर्चा हो रहा है यहाँ पे, इनफैक्ट इंडिया की खुद की फिजिकल डेफिसिट बहुत ऊपर जा रखा है, पर फिर भी ये कर रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी ठीक नहीं है, डबल हो गया है, पर फिर भी कर रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, श्रीलंका विल रिमेन अटैच टू इंडिया और चाइना कार्ड नहीं यूज़ करेगा बार बार। चाइना को वो जो प्रोजेक्ट्स दे रहा है, जैसे कि पावर प्रोजेक्ट्स हो जाए, पोर्ट प्रोजेक्ट्स हो जाए, वो कंसिडरेट होगा, कहता है जब मुसीबत आई तो इंडिया ने हमको हेल्प की, ठीक है। सो दैट इज़ द अप्रोच। तो श्रीलंका के जो अभी उनको देख लो यहाँ पे, इसी चलते वी गॉट द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द ऑयल टैंक फार्म्स, तो हम अपने जो ऑयल है जो हम इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ एंड ईस्ट, तो बहुत सारी हम, मतलब हमें उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया पर हमने फेवरेबल टर्म्स पे किया उसको। तो ये चीज़ है विद रेफरेंस टू श्रीलंका ओवर हियर। नाउ कमिंग टू सीवर डेथ्स, Kin Rue lack of safety gear. So unfortunate incident. He was a सफाई कर्मचारी एंड उसमें ना गैस वगैरह बहुत होता है, नेचुरल गैस वगैरह, मीथेन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो ब्रीथ कर करके नीचे गए होंगे काम करने के लिए, एंड लॉस्ट हिज लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। तो इसकी वजह से जो उनके रिलेटिव्स है, दे आर सेइंग दैट देयर इज लैक ऑफ सेफ्टी गियर। सेफ्टी गियर देना चाहिए था आपको मैकेनाइज्ड करना चाहिए। लोगों को इतना गंदे पानी में क्यों जाना पड़ता है, और उनकी हेल्थ के लिए वो ठीक भी नहीं है, कोई अपना हाथ नहीं डालना चाहता डस्टबिन के अंदर भी, और आप इसको यहाँ पे कर रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग। नाउ NHRC, National Human Rights Commission, has taken cognizance of this incident.
ये है तो इशू ह्यूमन राइट्स का, है ना, ह्यूमन राइट्स का इशू है, तो बोल रहे हैं हम देखेंगे इसको। इनफैक्ट अच्छा, बाय द वे, NHRC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज क्रिएटेड बाय अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट और स्टैट्यूट ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो NHRC ने इसके लिए उन्होंने कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस भी लिखी थी, ठीक है, तो गाइडलाइंस भी दे रखी थी यहाँ पे। अब इसी मुद्दे को थोड़ा और देख लेते हैं, मैंने थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ रखी है। आई बिलीव कि ये टॉपिक है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे कि ये स्यूबर डेथ्स होती है या इशू ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स, तो उसके बारे में हमें अच्छे से पर्सपेक्टिव्स वगैरह पता होने चाहिए। तो कुछ टाइम पहले की बात है ये, ठीक है, 2021 का है ये, 2021 का। तो उसमें एक गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा के अंदर उन्होंने बोला, देखो मैनुअल स्कैवेंजिंग से कोई डेथ नहीं हुई। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? मैला हाथ से उठाना, राइट। सो ड्राई लैट्रिन्स होती है, लोग हाथ से उठा के सिर पे रख के जाते हैं, तो कहते हैं उससे कोई डेथ नहीं हुई है। डेथ हुई है तो बाय फॉर क्लीनिंग स्यूवर्स। आज की डेट में ओवरऑल हम ऐसा डिस्टिंक्शन को मानते नहीं है। अगर किसी को अंदर जाना है, गंदगी में जाना पड़ रहा है, हम उसको भी एक मैनुअल स्कैवेंजिंग मानते हैं, ब्रॉडली डेफिनेशन है। पर गवर्नमेंट अपने कन्वीनियंस के लिए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक डेटा को मिस रिप्रेजेंट कर रही है इन अ वे, राइट, टेक्निकल ग्राउंड्स पे बेसिकली। तो कह रहे कि इतने 941 डेथ्स, 945 पीपल हैव डाइड ड्यू टू क्लीनिंग सीवर्स, जिसको वो मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं मान रहे। एंड बाय द वे, मैनुअल स्कैवेंजिंग हैज बीन बैंड अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। तो पहले ही कर दिया गया था, उसको फिर अमेंडमेंट किया गया, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट। और इस लॉ के तहत ये भी बोला गया है कि जो सीवर्स वगैरह क्लीन कर रहे हैं उसको फिजिकली जाने की अंदर ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसको मैकेनाइज होना चाहिए। अब हर जगह नहीं है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैकेनाइज होना चाहिए, उनको सेफ्टी केयर्स प्रोवाइड करनी चाहिए। पर फिर भी जो म्यूनसिपैलिटीज़ है, नेचुरली ये म्यूनसिपैलिटीज़ काम देती है या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये लोग नहीं कर रहे, ठीक है, इसको सिर्फ वही प्रैक्टिस चलती आ रही है। अदर थिंग टू बी नोटेड इज कि ये कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस है, देयर इज अ सोशल डायमेंशन टू इट ऑल्सो, कि ये सेम कास्ट वाले लोग, डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, उन्हीं से ये काम करवा रहे हैं, विद इन द सेम फैमिली ये होता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, ऐसे नहीं कि उन्हीं से करवा रहे हैं, पर वही कास्ट के लोग हैं यहाँ पे, ओके। तो ये है, तो यही है, द गवर्नमेंट distinguishes between manual scavenging, a caste-based practice of people cleaning human excreta by hand, and the people practice of cleaning sewers and septic tanks. तो ये वाली तो बैन दिखा रहा है, पर इसको अलग से अकाउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्टिविस्ट है, एक्सपर्ट्स है, सब ने इसको कंडेम किया है गवर्नमेंट की इस अप्रोच को। He said that distinction between manual scavenging, people dying in cleaning sewers was not practical and not correct also. ठीक है, आपके पास ये फैक्ट्स मिल गए आपको, हमारी कंट्री में कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स अभी भी है डिस्पाइट द गवर्नमेंट बैनिंग, वो भी आपको दिख गया। अब इसको ठीक करने के लिए आप देख लीजिए, गवर्नमेंट कह रही है दैट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रमोट 100% मैकेनाइजेशन। आपने देखा है क्या बाहर अपने म्यूनसिपैलिटीज में? आई हैव हार्डली सीन दिस। So 100% mechanization, especially cleaning of sewers, septic tanks, desilting of drains, garbage lifting, sludge handling, etc. कि लोगों को जाना नहीं पड़े, और अगर जाना पड़ रहा है तो फिर सेफ्टी केयर देनी चाहिए, जो आप देख सकते हैं, आप गूगल इमेजेस ही देख लीजिए, आपको दिखेगा नहीं है कोई सेफ्टी केयर्स। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लेके आए, जैसे कि स्वच्छता उद्यमी योजना, राइट। अब आई फील ये उद्यमी इज उद्यम, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जो सैनिटेशन वर्कर्स है वो कह रहे तुम अपना काम शुरू करो, इक्विपमेंट्स लो, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करो, इक्विपमेंट्स लो, मशीन्स खरीदो और खुद से काम करो, और हम आपको इसके लिए लोन देंगे कंसेशन पे। तो म्यूनसिपैलिटी इन अ वे ऐसा हो सकता है कि म्यूनसिपैलिटी कह रही है कि हम तो नहीं होगा, पर ये लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और हम आपको कंसेशनल टर्म्स पे लोन्स भी देंगे। The next thing is self-employment scheme for rehabilitation of manual scavengers.
एक तरह से ये भी रिहैबिलिटेशन ही है। तो मेरे को ना ये दोनों एक जैसे लगते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, उद्यमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही हो गया। अच्छा, देन अगर आपको ये रिहैबिलिटेशन करना और बोल रहे हो कि ये नहीं करो, आप दूसरा काम करो या इसी काम में मशीन्स को यूज़ करो, तो हमको स्किल करना पड़ेगा, और स्किल से अच्छा लिखना, अपस्किलिंग, उनके स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम ये शुरू किया कि पिछली जो आपकी लर्निंग है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, ठीक है, तो ये सब इन्होंने यहाँ पे शुरू किया है। फिर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराई जा रही है टू सेंसिटाइज ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स इन सब इशू को हाईलाइट करने के लिए, उजागर करने के लिए कि आप करेक्टिव मेजर्स लो, ये क्या करी जा रहे हो, ठीक है, तो इस लॉ के तहत। देन सफाई कर्मचारी के वेलफेयर के लिए एंड उनके बेटर कंडीशन के लिए NSKFDC, that is National Safai Karmcharis Finance and Development Corporation, have been set up, which organizes health camps in their बस्तीज, ठीक है, ये बेस्तीज नहीं है, पेस्ट्री वाला नहीं है, बस्ती जहाँ पे लोग रहते हैं, तो स्लम्स वगैरह में वो प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे कैंप प्रोवाइड करेंगे, फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करेंगे। कुछ लोग हो रहे हैं ना एक गए और उनकी डेथ हो गई, मे बी देयर इज ऑलरेडी सम प्रॉब्लम, ये गंदगी में जा रहे हैं, उससे लॉन्ग टर्म हो रहा है, तो उन पे इन्वेस्टिगेशन होगा, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, तो ऑल दोज थिंग्स। फिर फ्री मेडिसिन, चश्मा लगना है तो चश्मा लगा देंगे, तो ऑल वो सब इनको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है। एंड आई टोल्ड यू कि NHRC ने अपनी गाइडलाइंस भी निकाली है, और वो गाइडलाइंस यही है, 100% मैकेनाइजेशन होनी चाहिए, नहीं है तो सेफ्टी केयर होनी चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए होना चाहिए, उनको रिहैबिलिटेट कराना है, वही जो चीज़ है वो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है बेसिकली। नाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब ये जो है ना, ये बहुत नैरो है ये आर्टिकल, तो नैरो वर्जन ही पहले देख लेते हैं। तो आपने सुना होगा कुछ लोगों को बैन कर दिया, ट्विटर ने, फेसबुक ने बैन कर दिया, ठीक है, तो बैन कर दिया, सेलिब्रिटीज हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, एक गलती से मिनिस्टर को भी कर दिया था, वो भी IT मिनिस्टर को, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को कर दिया था US प्रेसिडेंट ने, बट फॉर सेइंग, फॉर इंस्टिगेटिंग वायलेंस, वहां पे कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो बैन कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि देखो, इट इज अंडरमाइनिंग वंस लिबर्टी एंड फ्रीडम, वंस लिबर्टी एंड फ्रीडम। अगर आपको हमारी कंट्री में ऑपरेट करना है, चाहे आप US की कंपनी हो, पर अगर आप हमारी कंट्री में सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ द लैंड। और एक इंपॉर्टेंट लॉ है, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जो सिटीजन्स है उनके कुछ अधिकार है, और वो अधिकार को आप रैंडमली नहीं निकाल सकते, अपने क्राइटेरिया बना के आप उनको निकाल नहीं सकते। हमारी कंट्री के अपने नियम है और आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब वो जो राइट्स है वो आपको आर्टिकल 14, 19 की सब, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड आर्टिकल 21 इज राइट टू लिव, उसमें प्रिवेसी भी आ जाता है, उसमें नेचुरल राइट्स भी आ जाते हैं लोगों के। तो 14, 19, 21, बट इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टू द राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं, कहते हैं हाँ आप बैन कर सकते हैं फॉर सर्टेन इंसिडेंट्स, जैसे कि somebody is taking some comments with reference to certain scenarios such as rape, sexually explicit material or child sexual abuse material, या bot activity और malware, टेरर रिलेटेड कंटेंट, इन सब चीज़ों के लिए कर सकते हो, पर आप रैंडमली अपने हिसाब से नहीं किसी को बैन कर सकते। अगर आप ये पब्लिक फोरम है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सो इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट ऑल्सो। आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, आप पे भी वो आएगा, ओके। डेफिनेशन ऑफ स्टेट को आप थोड़ा प्लीज इसको डोंट कंसिडर दैट, ठीक है, तो ये आप रहने दीजिए प्लीज, ओके। तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, सप्लांट नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को। नाउ आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग टू बी द अकाउंटेबल थिंग। तो ये बैन वाली बात हो गई। हाउ अबाउट मी सेइंग दैट सोशल मीडिया जो है वो इंटरमीडियरीज है, मतलब आप बाकी समाज जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सिर्फ ये प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो ये इंटरमीडियरी है, ये बस फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है। लोग बातें कर रहे हैं,
लोग गलत काम कर रहे हैं, ये तो बस प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये तो सिर्फ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, बट वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। ये कहते हैं हमारी नहीं है, ये तो बाकी लोग कर रहे हैं, हम कितना रेगुलेट कर लेंगे। अब इसमें देयर आर इंसिडेंट्स ऑफ मॉब वायलेंस हो सकता है, ठीक है, ऑनलाइन टेररिज्म हो सकता है कि लोगों को इंस्टिगेट करना एंड डूइंग अ क्राइम, लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, साइबर वॉरफेयर हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, आपका डेटा पड़ा है उसकी सेफ्टी की इंटीग्रिटी खराब हो सकती है। सो दीज आर सर्टेन इश्यूज फॉर विच दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एज वेल, ठीक है, उनको कुछ करने की जरूरत है, इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। Delhi government defends move to appoint chief secretary as election commissioner। कौन सा स्टेट का, सेंटर का नहीं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा that the governor of a state can appoint the state election commissioner। लाइकवाइज सेंटर में प्रेसिडेंट करते हैं इसको, और इसके लिए कोई कलेजियम नहीं होता, मतलब किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तो पर प्रॉब्लम ये देखो, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को लगा दिया जो रिटायर नहीं हुआ था। होता है नॉर्मली आईएएस ऑफिसर्स बनाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स को लगा देते हैं रिटायर्ड वालों को, पर यहां पर ऑलरेडी सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी को इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। सो इट डिफेंड्स, तो दिल्ली गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है इस मूव को, पर आई एम नॉट रीडिंग इनटू दिस, राइट, मैं इसको नहीं जा रहा यहां पे, पर यहां पे एक मुद्दा आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये अपेरेंट या पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? ही इज द सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्कीम्स वगैरह इंप्लीमेंट करना इसका काम है, इनका काम है यहाँ पे, राइट। ही इज रिस्पॉन्सिबल, ब्यूरोक्रेसी के वो हेड है यहाँ पे। तो ही हैज एन इंटरेस्ट, ही इज स्टिल सर्विंग विद द गवर्नमेंट। ये जो इलेक्शन कमीशन वगैरह होती है, इनको न्यूट्रल होना होता है। अब मान लीजिए कल जब इलेक्शन हो रहे हैं फॉर द म्यूनसिपैलिटीज, फॉर वॉट एवर लोकल बॉडीज आर देयर इन दिल्ली, वहाँ पे इलेक्शन होता है और कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट के सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ही खुद बैठे हुए हैं, और बाकी तो बोलेंगे ना, कांग्रेस, बीजेपी वगैरह वगैरह बोलेंगे कि आप, ये तो आप ही के लोग हैं, ये तो आप ही के डायरेक्शन के हिसाब से काम करेगा। one must work independently। हो सकता है वो बोले कि नहीं, आप गवर्नमेंट बोले कि नहीं, ये तो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बस हाँ ये एक रोल भी कर रहे हैं, पर इसे मानेगा कौन, ठीक है। तो इट इज नॉट जस्ट दैट इट हैज टू बी न्यूट्रल, बट इट इज ऑल्सो टू बी सीन टू बी न्यूट्रल, दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवर हियर, एंड देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। हो सकता है वो न्यूट्रल ना रहे, वो गवर्नमेंट के साथ है तो वो उस तरफ पे चले जाए, उसको फेवर कर दे, उनके पास कंट्रोल है स्टेट मशीनरी के ऊपर, राइट। और जिन्होंने अपॉइंट किया उनको नहीं तो वो उसको दूसरे ऑफिस में घेर लेंगे उसको, नॉट एज अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वहाँ पे तो प्रोटेक्शन है, बट एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी, सॉरी एज अ चीफ सेक्रेटरी, राइट। तो ये कुछ इश्यूज हैं विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड, एथिकल डायमेंशन है, गवर्नेंस का भी डायमेंशन है यहाँ पे। Now ISRO to step up tracking of space debris, ठीक है, तो ट्रैकिंग ऑफ स्पेस डेब्रिस, तो स्पेस में जो सैटेलाइट्स वगैरह है, सैटेलाइट्स वगैरह है वो खराब हो जाती है, तो वह सारी सैटेलाइट्स थोड़ी अर्थ के अंदर आती है, वहीं घूमती रहती है स्पेस में, ग्रेविटी हो या अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इधर उधर घूमती रहती है यहाँ पे। तो अब हमने इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी है, सिर्फ इंडिया ने नहीं, वर्ल्ड ने, कि बहुत सारी सैटेलाइट्स हो गई है, बहुत सारी खराब हुई है, स्पेसिफिकली इन द लो अर्थ ऑर्बिट। ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है ऑफ अ मैप ऑफ ट्रैकेबल ऑब्जेक्ट्स अराउंड द अर्थ, और आप देख लीजिए कितने सारे हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ फेयर ऑफ कोलिशन, टक्कर लग सकती है किसी वेस्ट के साथ, किसी फ्रैगमेंट के साथ, सैटेलाइट हो, खराब चीज़ हो, या आपने वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो हो सकता है। सो लाइकवाइज इसरो बोल रहा है, देखो हमारे स्पेस में एसेट्स है, कौन से एसेट्स है, ऑब्वियसली सैटेलाइट्स वगैरह है, तो हमारे एसेट्स मे बी अंडर थ्रेट,
फ्रॉम स्पेस डेब्रिस, ठीक है, उनसे हिट हो सकता है, हमारा एसेट खराब हो सकता है, कोलिशन हो सकती है. सो वन इज दिस, ठीक है. इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू स्पेस डेब्रिस, देर आर ऑल्सो अदर आर्टिकल्स स्पेस के अंदर, जैसे कि अभी और भी सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि स्टारलिंक प्रोग्राम है. अच्छा, स्टारलिंक इज जो यूएस अपना यूएस की जो कंपनी है, नाम भूल रहा हूँ अभी, स्पेस एक्स, ठीक है, इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स. तो उन्होंने एक इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट पे कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किए. वो घूमती रहती है लो अर्थ ऑर्बिट पे, ठीक है. लो अर्थ ऑर्बिट पे मतलब वो एक जगह पे नहीं है, वो घूमती रहेंगी. अगर वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे होती तो वो साथ साथ में रहती है उसके, पर यहाँ पे दे कीप मूविंग अराउंड. सो देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ कोलिशन. चाइना वालों ने बोला था, इंडिया वालों ने बोला कि हमारी सैटेलाइट हिट होने वाली थी, हमें कोर्स करेक्शन करना पड़ा. रिमोटली हमने अपनी सैटेलाइट या हमारे जो रॉकेट थे उनका हमने डायरेक्शन चेंज करना पड़ा. इनफैक्ट in the earlier times also there have been incidents where such accidents have taken place. जैसे कि 2009 में ही कॉस्मोस 2251 इरिडियम सैटेलाइट का कोलिशन हुआ था विद फेंजियन 1C सैटेलाइट. तो इनके कोलिशन हो चुका है. अब naturally because of more and more satellites, more and more exploration of the space, exploitation of the space for economic activities, space probes, तो obviously the incidents of accidents will take place, chances होंगे उसकी बढ़ेंगी, तो हमें उसको बचाना है. तो उसके लिए नेत्रा प्रोजेक्ट. अब नेत्रा प्रोजेक्ट में क्या होता है? कुछ नहीं, ऑब्जर्व करेंगे. कहाँ से? अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे. So there will be radar and optical telescopes. I think 2 radars and 2 optical telescopes. Optical हो गया जो आंखों से दिखता है, ठीक है, आंखों से. जो आंखों से नहीं दिखता उसके लिए रेडियो वेव्स है, रडार है, ठीक है. तो रडार, रेडियो, ये क्लियर है. रडार एंड ऑप्टिकल, तो इसको ना दूर दूर रख लेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे. एटलीस्ट 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस में इन रडार्स को रख लेंगे और फिर इसको ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे सैटेलाइट्स कहाँ हैं, कोई आ तो नहीं रहा, दूसरा वाला हिट तो नहीं कर देगा. तो उसको वो ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है. तो दिस इज द नेत्रा प्रोजेक्ट. तो ये है आपकी नेत्रा का छोटा सा डेफिनेशन. वैसे आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा, ठीक है. ये आपको लिखा हुआ है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा क्लियरली. इसका फॉन्ट मैंने बड़ा रखा था. ओके, अब डीआरडीओ का नेत्रा क्या है? आईसाइट. सो डीआरडीओ ने एक इंडियन खुद बनाया है लाइट वेट ऑटोनोमस अनमैन्ड एरियल व्हीकल फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस ऑपरेशंस, ठीक है. ऊपर से देखने के लिए ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. सो इट इज डेवलप्ड बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड इंडिया फॉर्ज मुंबई बेस्ड प्राइवेट फर्म. नाउ कमिंग टू आइडेंटिटी एंड प्रिवेसी, ठीक है, काफी लंबा जा रहा है. आइडेंटिटी एंड प्रिवेसी, 2 आर्टिकल्स मेरे बचे हुए अभी भी. इसको थोड़ा फिर मैं जल्दी कर रहा हूँ अभी. हाँ जी. ओके, सो फाइन. देयर इज दिस प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल जो पार्लियामेंट में भी सुनना था और बहुत बवाल हो गया उसके पीछे, ठीक है. तो पार्लियामेंट में सुनना था, बहुत बवाल हो गया कि आप एक बिल लेके आ रहे हैं, प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल, विच इज ऑल्सो एन अमेंडमेंट टू द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल. सेम चीज़ है, इसका सिंप्लीफाइड नाम है. बेसिकली क्या है, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, इसकी रीडिंग में नहीं जा रहा. कोई भी व्यक्ति अगर किसी को डिटेन किया गया है, अब डिटेन कौन हो सकता है? somebody who has been accused and found guilty of crime, ठीक है. so convicted criminal. somebody who is not yet convicted, पर उसका केस चल रहा है, पर वो जेल के अंदर है, अंडर ट्रायल. somebody who is expected to do a crime, somebody who is preventive detention की कर ना दे बस, ठीक है. तो anybody in detention. तो ये जो लॉ है वो प्रिजन अथॉरिटीज को पावर्स प्रोवाइड कर सकता है कि वो इनसे बायोमेट्रिक डेटा उठा सके. आपने आधार का जब रजिस्ट्रेशन किया था तो आपके बायो आइरिस स्कैन लिया था, आपका फिंगरप्रिंट स्कैन लिया था, है ना, आपके डिटेल्स लिए थे उन्होंने. तो वैसे ही प्रिजनर से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि टू ट्रैक द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, जैसे कि फिंगर इम्प्रेशंस,
पाम प्रिंट इम्प्रेशंस, फुटप्रिंट इम्प्रेशंस, बहुत सारे बायोमेट्रिक्स आपके लिए जा सकते हैं. Now this raises concerns over the issue of privacy, data safety concerns. ठीक है, तो ये दो चीज़ों पे हमें प्रॉब्लम आती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब ये डेटा ले रहे हैं किसी का, देन इट रेजेस कंसर्न्स अबाउट वंस प्रिवेसी, आर्टिकल 21, तो पुट्टास्वामी जजमेंट. ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्रिवेसी इज इनहेरेंट इन द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर वो ये भी कहते हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है. ठीक है, वो एब्सोल्यूट नहीं है यहाँ पे. तो आर्टिकल 21 पर हमारे केस में अगर आपको ये नोट बनाना है, आप इसको ब्रीफली डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि इसमें इश्यूज क्या है, कौन सी लीगल इश्यूज, आर्टिकल 21. देन द इशू ऑफ आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 विच प्रोटेक्ट्स द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि अपने बारे में खुद अपना डेटा नहीं दे सकते, अपने बारे में खुद विटनेस नहीं बन सकते अपने केस के अगेंस्ट. लेकिन ये भी सही है कि अगर आपसे मांगे, आप कुछ चीज़ों में आपको देने पड़ेंगे जो प्रूफ करने में हो. आपसे ये नहीं बोल रहे कि हाँ मैंने क्राइम किया, ये कन्फेस करो, ये बात नहीं है. पर आपसे कुछ चीज़ें ले भी जा सकती है, और इसमें वो मेरे को इशू नहीं दिखता, बट आप ये इसको लिख लीजिए बिकॉज ये पॉइंट है, ये आर्ग्यूमेंट हो रही है. ओके, 23. देन द मैनर इन विच द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए. वो अकाउंटेबिलिटी ये लॉ फिक्स नहीं करता, और कोई भी लॉ मैंने कभी भी नहीं देखा कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहा है. ठीक है, तो वो डेटा को कैसे स्टोर किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, डिसेमिनेट किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इसके लिए कोई सेफगार्ड्स नहीं इस्टेब्लिश्ड. और वो कह रहा है कि ये डेटा है 75 ईयर्स तक प्रिजर्व रहेगा. 75 ईयर्स तो लाइफ स्पैन होता है किसी का. अब बोलो 25 साल पे क्राइम हुआ तो 75 तो 100 हो गया, आपको क्यों इतनी ज़रूरत पड़ी? राइट, सो दिस अगेन सीम्स अनरीजनेबल. सो देयर आर कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी एंड सेफ्टी. और जब प्राइवेसी की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में कोई डेडिकेटेड डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है. जैसे श्री कृष्णा कमेटी ने प्रपोज किया था डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो मेंस में आ गया था इन 2018, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव. एंड आई बिलीव, एंड इन फैक्ट दिस आर्टिकल एक्चुअली बिलीव्स, कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं होता, प्रिवेसी के लिए सेफगार्ड्स नहीं इस्टेब्लिश होते, डेटा के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑफ द डेटा फ्यूडिशरी. डेटा फ्यूडिशरी वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डेटा आपका रखते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, गवर्नमेंट हो गया. तो उनकी जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स नहीं होती तब तक कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो ये होना चाहिए. तो ये है. अब एक चीज कह रहा है कि देखो, कुछ लोग हैं जो मना भी कर सकते हैं डेटा के लिए नहीं देना हमें, जैसे कि दोज हु आर अरेस्टेड बट नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट अ वुमन और अ चाइल्ड, या जिनका प्रिजन टर्म 7 साल से कम है. ठीक है, तो वो डेटा अपना मना कर सकते हैं. पर ऐसा किसको पता होता है? और पुलिस को आप प्रोविजन दे दो, वो तो कहीं से भी निकाल लेंगे. ठीक है, तो ये एक चीज है यहाँ पे. अब ये बता रहा है कि ऐसे आप बिल को क्यों पास कर रहे हो, ये वॉइस वोट से हो रहा था, फिर बोला नहीं आप वोटिंग करा दो. पर ये बिल को ऐसे कैसे सीधा वोट करा लिया? इसकी लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए लीगल लेवल, लेजिस्लेचर के लेवल पे. तो एटलीस्ट इसको स्टैंडिंग कमेटी तक तो लेके जाओ. इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं इसके अंदर, स्टैंडिंग कमेटी में, एक छोटे से कमेटी में तो इसको रिव्यू कराइए. फिर आइए क्या रिफॉर्मेटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं. तो आजकल बिल आता है और ठक देके लॉ बन जाता है, और फिर देखते हैं यार प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. तो इसकी जांच होनी चाहिए एट द पार्लियामेंट्री लेवल. नाउ कमिंग टू शिफ्टिंग सैंड्स, ये डिप्लोमेसी से एसोसिएटेड है, दैट इज शिफ्टिंग सैंड्स. क्या सैंड, ये डेजर्ट के रेफरेंस दे दिया यहाँ पे कि सैंड शिफ्ट होती है, तो वैसे ही अरब रिलेशंस शिफ्ट हो रहे हैं विद इजराइल. तो कह रहे ये तो अनहोनी हो गई, इजराइल और अरब के तो रिलेशन ही इतने खराब है. एक बार इसको देख लेते हैं क्यों खराब है. ये इजराइल है, आप ठीक है, इजराइल को आप लिख लीजिए, और यही लैंड क्लेम करते हैं अरब्स, और उसको बुलाते हैं पैलेस्टीन, कि ये पैलेस्टीन है हमारा. ठीक है, बाद में बोला था 2 स्टेट सिस्टम होना चाहिए, कि एक वन ऑन द ईस्टर्न साइड जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं. और ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज द ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ रिवर जॉर्डन. ठीक है, इसीलिए इसको वेस्ट बैंक कहते हैं. क्योंकि आप ऐसे मत सोचो कि ईस्ट में या फिर भी वेस्ट बैंक कह रहे हैं, बिकॉज इट इज ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर.
और ये जॉर्डन आ गई। अब ये आपका ना प्री में भी आ सकता है कि कंट्रीज, स्पेशली यहाँ पे कंट्रीज सारी पास पास है, यहाँ देखो तो पास पास है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। ऊपर से अब्राहम अकॉर्ड्स वगैरह भी न्यूज़ में रहता है। तो ये दोनों क्लेम करते हैं। अब पैलेस्टीन, इसराइल वाले बोलते हैं कि देखो ये तो हमारा होमलैंड है ज्यूज़ के लिए, हमें सब जगह से निकाल दिया, हमारे साथ सब ने गलत किया, जर्मनी ने गलत किया, हमें हमारा ये होमलैंड है, हम यहाँ पे सेफ है, हमारा ये अधिकार है यहाँ पे, ठीक है, फॉलो जूस। हाँ, और ये बोलते हैं कि देखो हम, ये भी हमेशा से लड़ाई यहाँ पे चली आई है, तो ये बोल रहे हैं। और यहाँ पे ना इनकी एक अल अक्सा मॉस्क है, बिलीव किया जाता है कि मोहम्मद प्रॉफिट वाज बरेड ओवर हेयर, उनकी बॉडी को एक बार लेके आए थे यहाँ पे। तो दिस इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉस्क फॉर दी मुस्लिम्स, और ये इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ बिल्ट ऑन एन एग्जिस्टिंग टेम्पल माउंट ऑफ द ज्यूज। तो ये एक्चुअली टेम्पल माउंट और ये वाली जो साइट है जहाँ अल-अक्सा वाली, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इवन फॉर द क्रिश्चियंस, ठीक है। तो नेचुरली आपने यहाँ पे अरब्स के साथ जब लड़ाई होती है, इनकी बॉम्बिंग वगैरह करते हैं, तो बाकी अरब कंट्रीज को पसंद नहीं आएगा ये, ठीक है। और अरब एरिया के अंदर ज्यूज है यहाँ पे, तो इनको पसंद नहीं आता ये, तो हमेशा इनके बीच में टेंशन बनी रहती है। बड़े खतरनाक वाली दुश्मनी है, बहुत खतरनाक वॉर हुए हैं। और बिकॉज इसराइल इतना टिन्ना सा कंट्री है, बट बिकॉज इट इज गेटिंग द सपोर्ट ऑफ यूएसए, उनको टेक्नोलॉजी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, दे आर एबल टू कीप देम इन चेक। अब क्या हुआ है कि उन्होंने बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है ना, हम सुलझा लेंगे इसको, क्यों लड़ रहे इतने टाइम से, हम सुलझा लेंगे, हमारी प्रॉब्लम है, हम ठीक कर लेंगे इसको। पर ये अनहोनी हो कैसे गई, ये मुद्दा है जो एडिटोरियल इसको कवर कर रहा है। तो यूएस टॉप डिप्लोमेट्स फ्रॉम यूएस एंड 4 अरब कंट्रीज, कौन सी, यूएई, बहरेन, मॉस्को, इजिप्ट एंड इसराइल, आपको दिख गया मैप में ये सारी कंट्रीज। तो ये सारी कंट्रीज इसराइल में जाके, इसराइल में कौन सा डेजर्ट है, नेगेव डेजर्ट। अब आपको ये आ सकता है कि डेजर्ट विच वाज देयर इन द न्यूज़ इज इन विच कंट्री, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। तो इनके ये डेजर्ट में इन्होंने मीटिंग करी यहाँ पे। आपको अगर आप ये देखिए, हमें मीटिंग में क्या हुआ हमें ज़्यादा नहीं पता, बट ये डेफिनेटली दिखता है कि अरब कंट्रीज एंड इसराइल, अरब एंड इसराइल जो बड़े भयंकर दुश्मन है, दे आर कन्वर्जिंग, हमें उनमें कोऑपरेशन दिख रही है। और ये अनहोनी कैसे होगी, ये बात है। It is because it says that there is significant shift in the West Asia geopolitics. इससे पहले एक छोटी सी शुरुआत करी थी डोनाल्ड ट्रंप की रेजिम में, दैट वाज दी अब्राहम अकॉर्ड्स ऑफ 2020। तो अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, और मेरे को लगता है कि अब्राहम अकॉर्ड्स आ सकता है बिकॉज इट इज पेविंग वे फॉर अरब एंड इसराइल कोऑपरेशन। आज तो मैं ऐसे ही इसको कवर कर रहा हूँ, टाइम बहुत लंबा हो रहा है हमारा। Abraham Accords over here. So it is basically, it was a US led initiative जहाँ पे इसराइल, यूएई, ठीक है, इन दोनों ने मीटिंग करी यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि हम अपनी एम्बेसी यहाँ पे रखेंगे। तो एम्बेसी रखने का मतलब है नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज, हम बात करेंगे, हम अपने कॉन्सुलर बनाएंगे यहाँ पे। लेकिन एक शर्त तो होगी हमेशा कि आप अपना और एक्सपेंशन नहीं करेंगे, आपने पैलेस्तीन बहुत ले लिया हमारा, आप और एक्सपेंशन नहीं, कहते हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बात करी यहाँ पे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब्राहम अकॉर्ड से ये शुरू हो गया। पर ये अब्राहम अकॉर्ड्स भी कैसे मान लिया इन्होंने, कैसे लिया, तो बोल रहे हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स। वो क्या है कि अरब और इसराइल का एक कॉमन दुश्मन है ईरान, अरब और इसराइल का एक कॉमन दुश्मन है ईरान, ठीक है, एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है, ये क्या हो गया इसको, एक मिनट, 1 सेकेंड। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका अभी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था, अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड कर रहा था टू द अरब कंट्रीज, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहा था। और वो अमेरिका कोई मुफ्त में काम करने वाली तो चीज़ है नहीं। तो अगर सऊदी अरेबिया ने यमन पे भी वॉर कर दिया, कहता कोई बात नहीं तुम कर लो,
तुम्हें करना है तुम्हें कर लो, तुम जो करना है तुम मर्जी तुम्हारी करो, हम आपको यूएन में सपोर्ट कर देंगे। वो गारंटी तब तक थी जब तक इनको ऑयल चाहिए था। उनको ऑयल चाहिए कंसेशन में, और ऑयल भी उनको डॉलर में चाहिए, उससे डॉलर बिकेम द ग्लोबल करेंसी ऑल्सो। ठीक है, तो उनको ये चाहिए था सीमलेस फ्लो ऑफ ऑयल। पर हम देख रहे हैं स्पेशली आफ्टर द ट्रम्प रेजिम, हम देख रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि यार हम क्यों इसमें इनके फसाद में फंस रहे हैं, ये वेस्ट एशिया में हो रहा है, करने दो इनको, हमें क्या। वो शायद इसलिए हो रहा है बिकॉज अमेरिका में बहुत सारे रिजर्व्स पाए गए हैं फॉर शेल गैस, और वो उनके पास वो टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उनकी अब डिपेंडेंस ऑन सऊदी ऑयल वो कम हो रही है, तो उनका वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब उनको बचाव था, उनका जो दुश्मनी है ईरान के साथ, वो कह रहे यार ये तो हमें हेल्प नहीं करेगा। अभी जो इसराइल और पैलेस्टीन का बॉम्बिंग करी थी यहाँ पे, आयरन डोम भी देखना जरा नेट पे, वीडियोस देखना इस पे, तो मिसाइल टू मिसाइल वॉर हो रहा था, तो वो कह रहे तुम क्यों इतना लड़ी जा रहे हो, नाउ दे वर नॉट वेरी डिफेंसिव ऑफ इसराइल ओवर हियर। तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका इज टेकिंग अ बैक सीट। वो कहते तुम अपना करो यार अपने आप, हम क्यों तुम्हारा कब तक करते रहेंगे रोना धोना। ऑयल चला गया तो बात बदल गई इनकी। ठीक है, हमने तुम्हें वापस बहुत सारा एम्पावर भी कर दिया, बहुत हो गया। तो अब उसको समझ आ रही है इनको कि हम वैसे तो दुश्मन हैं पर हम कोऑपरेट कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया अभी तक इसमें नहीं है, पर हम कोऑपरेट कर सकते हैं। पर ऐसा माना जाता है कि यूएई इज लाइक अ प्रॉक्सी, सॉफ्टर आर्म ऑफ द सऊदी। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑपरेशन कर रही है अगेंस्ट देयर कॉमन एनिमी ईरान। तो सऊदी हो गए सुन्नी इस्लाम, ये है शिया, बहुत गंदी दुश्मनी है इनके अंदर। और इराक भी आपका अरब कंट्री है वैसे बाय द वे, ओके, सुन्नी है, सुन्नी शिया दोनों है यहाँ पे। तो ईरान, अब अमेरिका चाहता है कि ईरान से हम लोग सैंक्शन जो लगा रखे हैं ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अब न्यूक्लियराइजेशन वाला जो खतरा था हम उसको निकालें, अब कैसे भी करके इसको निकाले। ठीक है, अब ये सैंक्शंस अगर यहाँ से ईरान से निकलते हैं, पीस टॉक्स, इनके जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं यहाँ पे, तो अगर ये सैंक्शंस हट जाते हैं यहाँ पे, तो ईरान को काफ़ी सारा पैसा मिलेगा जो फंसा पड़ा इधर उधर, वो पैसा आएगा यहाँ पे, तो ईरान की अपने आप माइट बढ़ जाती है रीजन के अंदर। तो दिस विल इमर्ज एज अ थ्रेट टू सऊदी अरेबिया। अब वो कहता है कि ईरान सबसे पहला काम ये करेगा कि उसको जो पैसा आ रहा है वो अपनी मिलिट्री पे फोकस करेगा, उसको रीइंफोर्स करेगा। हो सकता है कि ईरान और बुलंद हो जाए, और यमन में जैसे हाउदीज मिलिटिया है, कहते हैं कि ईरान उसको सपोर्ट करता है, वो शिया भी है, उसी के अगेंस्ट तो सऊदी वॉर कर रही हो यमन में। ठीक है, तो हाउदीज को प्रमोट करेगा, यहाँ पे हमास को प्रमोट करेगा इसराइल के अंदर पैलेस्टीन में, तो ये उनको फंडिंग प्रोवाइड करने लग जाएगा, और ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क है। और जो यूएस हमको सपोर्ट कर रहा था वो कर नहीं रहा, तो ईरान से उनको ये खतरा लग रहा है। ठीक है, तभी ये लोग साथ में आ गए। So this is the decisive shift in West Asia geopolitics. So these countries want to work together to create a new collective security model based on pragmatic realism. पता है यार अमेरिका तो रहेगा नहीं, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, तो pragmatic realism. ठीक है, so this concludes our daily news analysis. So thank you for streaming in to Prep IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care and all the best.